Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. So, we are starting this news analysis from this 4th of August 2024. पीछे का बैकलॉग थोड़ा ज़्यादा है, मुझे पता है. आई विल डू वन थिंग टुडे. मैं पिछले एक महीने का एक आपको कंप्लीट कंपाइलेशन दे दूंगा, प्लस उसका एनालिसिस वीडियो भी बना दूंगा. तो जो भी मिस हुआ है पिछले 20-24 दिन में, आई विल ट्राई टू कवर इन 1-2-3 आवर्स वीडियो. जो 3-4 घंटे लगेंगे, आई विल कवर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो यूपीएससी एग्जाम से आपके लिए इंपॉर्टेंट है. ठीक है ना. विल स्टार्ट द एनालिसिस फ्रॉम टुडे. रीज़न मैं आपको बता सकता हूँ. क्या रीज़न था कि मैंने आपको बताया था कि वी आर स्टार्टिंग विद द अचूक बैच, एंड उसमें दिक्कत ये थी कि 2 बैचेस हमने स्टार्ट किए थे. एक मॉर्निंग बैच था और फिर हालांकि मुझे इवनिंग नहीं करना था, बट देन समहाउ द थिंग्स, मतलब 3-4 स्टूडेंट ऐसे थे जिनको मतलब नीड थी, तो मैंने उनके लिए सेकंड बैच भी स्टार्ट किया था इवनिंग में. सो फॉर दैट रीज़न आई वॉज नॉट गेटिंग द टाइम आइदर इन मॉर्निंग और in the evening, and that is the reason why I was not able to make the video. But now we have sorted that issue, and we have adjusted the times in such a way that I can make the news analysis, plus we can complete the course as well. So those who want to join, they can join still, है ना. सेकेंड बैच आप ज्वाइन करें, ज़्यादा बेटर होगा. पहले में क्लासेस ज़्यादा हो गई हैं, सेकेंड में स्टिल वी आर 20 क्लासेस, आई थिंक 20 और लेक्चर्स हुए हैं, 20 लेक्चर के आसपास. ऐप में आपको दिख जाएगा. ठीक है ना. अभी फर्स्ट बैच तो बंद हो गया, सेकेंड बैच का ही रजिस्ट्रेशन बचा हुआ है. तो यू कैन सी दैट. स्टार्ट करते हैं आज के एनालिसिस को. सबसे पहले जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले भी कहा है, वही हम देखेंगे. जितनी चीज़ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, प्लस आज एक मैप देखेंगे. मैप क्या देखेंगे आज हम? फ्रांस का, यानी कि पेरिस ओलंपिक्स हो रहा है, तो फ्रांस का मैप ज़रूर देखेंगे. उसमें जो उसके फिजिकल फीचर्स हैं प्लस जो उसके पॉलिटिकल फीचर्स हैं, वो हम इंपॉर्टेंट कवर करेंगे. ठीक है ना. इंडिया के लिए जर्नी अभी तक इतनी अच्छी नहीं रही है. कंट्री वेयर 150 करोड़ पीपल्स आर देयर, बट स्टिल वी आर एट 3 ब्रॉन्ज, सो दैट इज नॉट अ वेरी गुड डील, है ना. दैट्स नॉट अ गुड डील. स्टार्ट करते हैं आज के एनालिसिस को. पीछे अगर आप आ जाएं तो ज़्यादा बेटर रहेगा. पीछे से हम शुरुआत करेंगे. पहली जो न्यूज़ है वो है फाइटिंग मॉस्किटो मेनेस विद रेपेलेंट्स और वैक्सीन्स. ठीक है ना. तो यहाँ पे जो ये आर्टिकल लिखा है डॉक्टर डी बालासुब्रमण्यम जी ने, साइंस के आर्टिकल्स ही ज़्यादातर ये लिखते हैं. तो सबसे पहले तो इन्होंने अप्रैल 15 के बारे में बताया कि विच इज़ सेलिब्रेटेड एज द वर्ल्ड मलेरिया डे, है ना. तो एक तो फैक्चुअल न्यूज़ है, तो आप अपने नोट्स में ऐड कर सकते हैं कि फैक्चुअली कि भैया 15 अप्रैल को क्या होता है, वर्ल्ड मलेरिया डे होता है. ठीक है ना. नाउ जो आर्टिकल है वो पूरा मॉस्किटोज से रिलेटेड है, क्योंकि मॉस्किटो आप सबको पता होता है वेक्टर कहलाते हैं. दे आर वेक्टर, दे आर द कैरियर्स ऑफ द पैरासाइट्स, है ना. वो प्लाज्मोडियम के कैरियर्स होते हैं, है ना. फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो, अगर टू बी प्रिसाइज, इन केस ऑफ द मलेरिया. एंड एडीज एगिप्टी एंड ऑल अदर इस तरीके की मॉस्किटोज होते हैं. एडीज एगिप्टी जो होते हैं वो आपके बाकी जो डिसीजेज हैं उनको कैरी फॉरवर्ड करते हैं. ठीक है ना. इसके अलावा एक फैक्ट यहाँ पे ऑथर ने मेंशन किया है सर रोनाल्ड रॉस के बारे में, हु रिसीव्ड द नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन फॉर हैविंग शोन हाउ मलेरिया वाज ट्रांसमिटेड बाय द बाइट ऑफ एनाफिलीज मॉस्किटो. तो रोनाल्ड रॉस का भी एग्जाम्पल लिया है, वो भी आप अपने नोट्स में ऐड कर लीजिए कि रोनाल्ड रॉस को क्या दिया गया था, नोबेल प्राइज दिया गया था फिजियोलॉजी का, फॉर शोइंग हाउ मलेरिया वॉज ट्रांसमिटेड बाय द बाइट ऑफ एनाफिलीज. अच्छा याद रखिएगा, एनाफिलीज को एक वेक्टर माना जाता है, नॉट अ पैरासाइट. इट इज नॉट कंसिडर्ड अ पैरासाइट, इट इज कंसिडर्ड एज अ वेक्टर, है ना. तो एक रीज़न आप मुझे अगर दे सके तो अच्छा रहेगा. एनसीईआरटी में मेंशन है, अगर आप 12th क्लास के एनसीईआरटी पढ़ें तो उसमें मेंशन है ये रीज़न. लेकिन अगर आप बता पाए मुझे कि क्यों इसको पैरासाइट नहीं मानते, वेक्टर मानते हैं, तो दैट विल बी अ गुड थिंग. नाउ इसके अलावा और हम देख लेते हैं क्या क्या है. तो ऑथर ने कहा है कौन कौन से डिसीजेज है जो मॉस्किटो के बाइट से फैलती है. अलग अलग मॉस्किटो है डेफिनेटली, जैसे इसमें फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो होता है, फिर एडीज एगिप्टी होता है ना. तो कौन कौन से डिसीजेज हैं, तो मलेरिया हो गया, डेंगी हो गया, फाइलेरिया हो गया, जिसको हाथी पाँव भी बोलते हैं, फाइलेरियासिस या फाइलेरिया हाथी पाँव बोलते हैं ना, वो भी मॉस्किटो के बाइट से होता है. जापानीज एंसेफेलाइटिस भी होता है, जेई जिसको बोलते हैं, चिकनगुनिया होता है ना. दे आर ऑल the vectors in all these of the following are mosquitoes only. ठीक है ना. तो ये आप याद रखिएगा. आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल. इसके अलावा ऑथर ने यहाँ पे कुछ और चीज़ें बताई कि कैसे हम उनको दूर कर सकते हैं. तो देर आर सम घरेलू नुस्खा टाइप ऑफ चीज़ें भी जैसी है. जैसे पहली कैम्फर जैसे, यानी कि कपूर आपने देखा होगा, कपूर होता है ना, जैसे सॉलिड से डायरेक्ट गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होता है. तो इससे हमको एक और प्रोसेस
नोट कर लेनी है सब्लिमेशन की प्रोसेस, ठीक है ना। व्हाट इज दिस प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन? सब्लिमेशन इज द प्रोसेस वेयर अ मटेरियल डायरेक्टली चेंजेस फ्रॉम सॉलिड टू गैशियस फॉर्म विदाउट गोइंग इनटू द लिक्विड फॉर्म। तो सब्लिमेशन भी आपका कवर हो जाएगा यहाँ पे कैम्फर से, ठीक है ना। इसके अलावा तुलसी प्लांट्स की लीव्स का भी यूज़ किया जाता है फॉर मतलब मॉस्किटोज को भगाने के लिए। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे लिखा है, नया भी है जो आपको नहीं पता होगा, द प्लांट सिट्रोनेला, याद रखिएगा सिट्रोनेला प्लांट, इट ऑफर्स एन ऑयल दैट इज एन इफेक्टिव मॉस्किटो रेपेलेंट एंड इस ऑयल का यूज अपन ओडोमॉस बनाने के लिए भी करते हैं। तो सिट्रोनेला, प्लीज राइट डाउन द नेम, द प्लांट सिट्रोनेला, ये लिखा है ना सिट्रोनेला, ठीक है ना, सिट्रोनेला, तो राइट इट डाउन, एड इट इन योर नोट्स एज वेल, ठीक है ना। तो इट इज ऑल्सो अ स्ट्रॉन्ग रेपेलेंट, एक ऑयल है जिसका यूज किया जा सकता है। नाउ देर आर 2 वैक्सीन्स दैट हैव बीन मेंशन्ड इन दिस आर्टिकल। द फर्स्ट वन इज WHO रिकमेंडेड मलेरिया वैक्सीन, जिसको मॉस्कीरिस्क बोलते हैं, मॉस्कीरिक्स, या इन 2021 में WHO ने इसको रिकमेंड किया था। द सेकेंड वन इज द सीरम इंस्टीट्यूट एंड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कोलैबोरेशन की जो वैक्सीन है R21 मैट्रिक्स वैक्सीन बोलते हैं, R21 मैट्रिक्स वैक्सीन। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग ऑल दीज थिंग्स। पहले तो हमने देखा कि कैसे रोनाल्ड रॉस का कंट्रीब्यूशन रहा था, फिर हमने देखा कि क्या से मॉस्किटोज कौन कौन सी डिसीजेस कैरी फॉरवर्ड करते हैं, देन हमने देखा कि उनको दूर कैसे कर सकते हैं बाय द घरेलू नुस्खा। देखो यूपीएससी में क्वेश्चन कैसे बनाया जाता था कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड टू रिपेल द मॉस्किटोज, तो उसमें सिट्रोनेला, कैम्फर, तुलसी, इस तरीके से तीनों दे देगा एंड ऑप्शन में आपको दे देगा कि 1 2 3 1 2 1 3 या हाउ मेनी ऑफ दीज कैन बी यूज्ड एज अ मॉस्किटो रेपेलेंट। ऐसा क्वेश्चन आ सकते हैं, इसे हंसने की जरूरत नहीं है, ये मत सोचना कि एज अ मॉस्किटो रेपेलेंट नहीं पूछेगा, बिल्कुल पूछ सकता है यूपीएससी, है ना। तो नाउ डेज देर अगर वो ये पूछ सकते हैं कि गिलहरी अपने बीज को गाड़ के रखती है कि सीधे खा लेती है, तो ये पूछना उनके लिए बहुत आसान चीज है, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द सेकंड न्यूज आर्टिकल। द सेकंड न्यूज आर्टिकल अगेन फ्रॉम द साइंस पेज, अंडर वाटर मैपिंग रिवील्स इनसाइट्स इनटू द मेल्टिंग ऑफ आइस शेल्फ्स। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे पहले तो आइस शेल्फ क्या होता है? तो आइस शेल्फ आपको पता है इट्स अ मास ऑफ ग्लेशियल आइस, है ना। क्या मैं आपको बहुत ही सिंपल भाषा में बताऊं तो एक तरीके से ये डोर कीपर्स आप बोल सकते हैं। आइस शेल्फ्स आर नथिंग बट अ सॉर्ट ऑफ डोर कीपर। कैसे डोर कीपर? कि जैसे यहाँ पे ग्लेशियर है, सपोज करो ग्लेशियर है, ग्लेशियर इज देयर, देन यहाँ पे आपका ओशियन है, उनके बीच में बड़े बड़े आइस शेल्फ रहते हैं जो कि ग्लेशियर को डायरेक्टली ओशन के कांटेक्ट में आने से रोकते हैं। हालांकि ये जुड़े रहते हैं, मतलब एक तरीके से एंट्री होते हैं टू द ओशियन, दे आर एंट्री डोर्स टू द ओशियन, ठीक है ना। अब ये ग्लेशियल आइस होते हैं, दे आर फेड फ्रॉम द लैंड बाय द ट्रिब्यूटरी ग्लेशियर्स। जैसे मैंने देखो लिखा है ना, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दे आर फेड फ्रॉम द लैंड बाय द ट्रिब्यूटरी ग्लेशियर्स। अब जैसे देखो मैंने आपको जो डायग्राम बनाया था कि ये भैया ओशियन है, ये सी है, और यहाँ पे आपका आइस शेल्फ होगा और यहाँ पे ग्लेशियर होगा। अब आप देखिए ग्लेशियर कहाँ फीडिंग कर रहे हैं, ग्लेशियर फीडिंग कर रहे हैं आइस शेल्फ में, और आइस शेल्फ एक तरीके से सेपरेशन ला रहा है फ्रॉम द ओशियन एंड ग्लेशियर, है ना। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको समझनी होगी। अब देखो यहाँ पे एक ऑथर ने एक नाम भी दिया है, जैसे कि डॉटसन आइस शेल्फ का नाम दिया है, डॉटसन आइस शेल्फ, ये लिख लीजिए। इट इज़ अ पार्ट ऑफ वेस्ट एंटार्क्टिका आइस शीट, ये वेस्ट एंटार्क्टिका आइस शीट है एंड इट इज़ नेक्स्ट टू अ थॉइट्स ग्लेशियर, थॉइट्स ग्लेशियर के बाजू में है ये। तो याद रखिएगा डॉटसन आइस शेल्फ हो गया विच इज पार्ट ऑफ वेस्ट एंटार्क्टिका आइस शीट एंड इट इज नेक्स्ट टू द थ्वाइट्स ग्लेशियर। तो ये थ्वाइट्स ग्लेशियर याद रखिएगा, डॉटसन आइस शेल्फ याद रखिएगा। अब आप देखो यहाँ पे बहुत ही पोटेंशियली ये जो ग्लेशियर है, अगर ग्लेशियर पिघलने लगे, जैसे हम कहते हैं ना कई बार, ग्लेशियर्स अगर पिघलने लगे तो सी लेवल जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और लैंड को पूरा इनंडेट कर देगा, पूरा डुबा देगा। अब यहाँ पे देखो क्या है कि एक ऑथर ने जो कंसेप्ट बताया वो ये बताया कि देखो आइस शेल्फ जो रहता है, आइस शेल्फ तक तो ओशन का पानी आता है। अब आप देखिएगा मैं आपको बना के दिखाता हूँ, ये आइस शेल्फ है, इसका आधा पार्ट पानी के ऊपर है, 3D में इमेजिन करो, आधा पार्ट पानी के ऊपर है, आधा पार्ट पानी के नीचे है। अब जो पार्ट पानी के नीचे है, सपोज करो ये वाला पार्ट जो है, ये ऐसे मैं पार्ट बना देता हूँ, ये वाला पार्ट जो है पानी के नीचे वाला पार्ट है। अब यहाँ तक पानी आ रहा है, ये ओशन का पानी आ रहा है। अब देखो आइस शेल्फ तो ठंडा है, लेकिन जो ओशन का पानी वो थोड़ा टेम्परेचर उसका ज़्यादा रहेगा, द टेम्परेचर विल बी मोर देन द आइस शेल्फ। होगा क्या इससे कि ये जो बेस है इसका ज़्यादा जल्दी पिघलेगा, द बेस ऑफ दैट आइस शेल्फ विल मेल्ट मोर क्विकली
है ना। तो इससे क्या होगा, कैविटीज बनना शुरू हो जाएंगी। व्हाट विल हैपन इज दैट इट विल स्टार्ट फॉर्मिंग द कैविटीज, ठीक है ना। तो इस कारण से जो ये मेल्टिंग होती है, जो बेस जब मेल्ट हो जाता है और बॉटम अप मेल्टिंग होती है, बॉटम से अप मेल्टिंग होती है, इसको बेसल मेल्ट बोलते हैं। बेसल मेल्टिंग देखो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, लिख लेना इसको। दिस बॉटम अप मेल्टिंग इज नोन एज द बेसल मेल्टिंग, यानी कि बेस का मेल्टिंग होता है। बॉटम अप मेल्टिंग इज नोन एज द बेसल मेल्टिंग। आप देख रहे हैं, पूरा बहुत अच्छा कंसेप्ट है। आई होप मैं इसको समझा पाने में सफल रहा। आई होप यू विल रिमेंबर दैट एज वेल। तो अब आप समझो, ये अगर मेल्ट हो गया तो ग्लेशियर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ जाएगा किसके, ओशियन के, और इसके बाद फिर ग्लेशियल मेल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो आप याद रखेंगे। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। इसके अलावा इसमें एक लोकेशन और थी जो न्यूज़ में थी इसी में, वो थी अमेंडसन सी। तो अमेंडसन सी भी आप एक बार देख लेना। जब आप अंटार्कटिका का मैप देखोगे ना तो आपको दिख जाएगा, रॉस सी, अमेंडसन सी, सब कुछ दिख जाएगा। तो प्लीज़ सी दैट वंस, एक बार आप देख लीजिएगा, है ना। तो दो इंपॉर्टेंट अपन ने न्यूज़ आर्टिकल्स देखे साइंस के पार्ट से। आगे मूव करते हैं। अब दो इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल देखेंगे एफएक्यू पेज से। तो पहली जो न्यूज़ है वो है अल्जाइमर डिसीज का एक ब्लड टेस्ट रिलीज हुआ है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट चीज़ है। पहले तो अल्जाइमर डिसीज क्या होती है, तो अल्जाइमर डिसीज का देखो एग्जैक्ट कोई कारण नहीं होता कि कोई एग्जैक्ट कारण होता है। ये जेनेटिक भी हो सकता है, किसी दूसरे कारण से भी हो सकता है, किसी दूसरे आपके मतलब खान पान से भी हो सकता है, बहुत सारी रीजंस हो सकते हैं, मल्टीपल रीजंस होते हैं। मेनली आपको ये देखना है कि ये होता क्या है। तो ये होता है बेसिकली, इट इज़ एक्चुअली कॉग्निटिव डिसऑर्डर होता है, कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट आ जाती है इसमें। अलग अलग स्टेजेस रहते हैं कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट के, आप देख लीजिए। ये देखो लिखा है ना, माइल्ड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, मतलब कि आपकी जो कॉग्निटिव एक्टिविटीज हैं, सोचने समझने की शक्ति है, काम करने की, दिमाग लगाने की, ब्रेन जो है वो धीरे धीरे स्लो काम करना शुरू कर देता है, और उसके बाद फिर उसका फाइनल फुल इम्पेयरमेंट हो जाता है। आप चीज़ें भूल जाओगे, बहुत सारी चीज़ें होती है इसमें, ठीक है ना। नाउ यहाँ पे एक ब्लड टेस्ट है जो कि स्वीडन के साइंटिस्टों ने डिस्कवर किया। उसका नाम है प्रेसिविटी AD2। ये लिखा है ना, प्रेसिविटी AD2. It's a new blood test which is 90% accurate in determining the Alzheimer's disease. तो प्रेसिविटी AD2 एक नया ब्लड टेस्ट है जो कि 90% एक्यूरेट है फॉर आइडेंटिफाइंग द अल्जाइमर्स डिसीज। और याद रखेगा ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जो अल्जाइमर्स डिसीज है ना, उसके जो अभी प्रेजेंटली टेस्ट है ना, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टेस्ट हैं। तो एक टेस्ट जैसे ताऊ पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी स्कैन किए जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है ये। दूसरा अल्टरनेटिव है आपका सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड निकाला जाता है, एक बहुत ही पेनफुल प्रोसीजर है। लुम्बार पंक्चर किया जाता है, लुम्बार से फिर आप वहाँ से निकालते हैं। तो अब आप सोचो, एक ऐसे प्रोसेसेस के बाद अगर एक ब्लड टेस्ट बन जाता है जिसमें सिंपल आपका ब्लड सैंपल लेकर के अल्जाइमर डिसीज बताया जा सकेगा, वो भी 90% एक्यूरेसी के साथ, तो क्या बुरा है, बहुत अच्छी है ना। तो दैट इज वन थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। अगला जो न्यूज आर्टिकल है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है व्हाई डिड द कोर्ट्स रिविजिट द बार ऑन द सब कोटाज। अब ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इस पे क्वेश्चन बनने की भी उम्मीद है, एटलीस्ट मेंस में तो बनने की उम्मीद है ही है। तो हुआ क्या है कि एक 7 जज बेंच बनाई गई थी सुप्रीम कोर्ट के अभी रिसेंटली, जिसने रूल किया है कि स्टेट्स जो हैं दे हैव द पावर टू सब डिवाइड द शेड्यूल्ड कास्ट्स नाउ इनटू ग्रुप्स सो दैट इट कैन गिव सब कोटाज विद इन द कोटा फॉर द दलित। तो शेड्यूल्ड कास्ट के लिए जो कोटा है, मान लो सपोज करो जितना भी रिजर्वेशन शेड्यूल्ड कास्ट को दिया जाना है, उनमें अब स्टेट के पास ये अथॉरिटी आ गई है कि वो सब कैटेगराइज कर सकते हैं। मतलब शेड्यूल्ड कास्ट को ही जितनी शेड्यूल्ड कास्ट है उनके यहाँ, जैसे मान लो सपोज करो मध्य प्रदेश में सपोज बोल रहा हूँ, मध्य प्रदेश में सपोज करो 10 शेड्यूल्ड कास्ट हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट क्या कर सकती है, स्टेट की, वो इनको 4 अलग अलग ग्रुप्स में, कि एक ग्रुप में 3, एक ग्रुप में 3, एक ग्रुप में 2 और एक ग्रुप में 2, ऐसे शेड्यूल्ड कास्ट को सब कैटेगराइज कर सकती है। और इसको एक, जैसे अब मान लो टोटल सपोज करो 30% रिजर्वेशन देना है, तो इस ग्रुप को 8 दे सकती है, इस ग्रुप को 8 दे सकती है, इस ग्रुप को 8 दे सकती है और इस ग्रुप को 6 दे सकती है। क्यों ऐसा करेगी, क्योंकि मान लो ये 3 ग्रुप के जो कास्ट्स हैं वो ज़्यादा हो सकता है बैकवर्ड हो, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड ज़्यादा हो, और हो सकता है लास्ट वाली जिसको 6% दिया है वो कम बैकवर्ड हो, इसलिए उसको थोड़ा कम कर दिया गया है। तो अब डिग्री ऑफ बैकवर्डनेस के हिसाब से वो सब कैटेगराइज करके फिर अपने जो उनका जो ओरिजिनल कोटा है उसी में से उनको डिवाइड कर सकते हैं, सब कैटेगराइज कर सकते हैं। अब पहले ऐसा नहीं होता था क्या,
इसका एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा ना, तो हाँ पहले ऐसा नहीं होता था। क्यों? क्योंकि 2004 में एक जजमेंट आया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है, आंध्र प्रदेश शेड्यूल्ड कास्ट रेशनलाइजेशन ऑफ रिजर्वेशन ऑर्डिनेंस के रिस्पेक्ट में आया था ये जजमेंट। और इस केस को हम क्या बोलते हैं? ईवी चिन्नैया वर्सेस द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। नोट डाउन कर लीजिएगा, 2004 का जजमेंट है ईवी चिन्नैया वर्सेस द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश का। और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि चूंकि 341 जो आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का, आप एक बार पढ़ भी लीजिए, आर्टिकल 341 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो नोटिफाई कर सकता है द लिस्ट ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट, ठीक है ना। तो प्रेसिडेंट कैन नोटिफाई द लिस्ट ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड वंस द लिस्ट इज नोटिफाइड इट शैल नॉट बी मॉडिफाइड, है ना। इसको मॉडिफाई नहीं करना है थ्रू अनदर लेजिस्लेशन, उसको स्टेट गवर्नमेंट अनदर नोटिफिकेशन से मॉडिफाई नहीं कर सकती है, ठीक है ना। तो कोई भी एक्सक्लूजन या कोई भी इंक्लूजन जो है वो केवल और केवल एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू ही किया जा सकता है। तो बेंच ने तब 2004 में ईवी चिन्नैया जजमेंट में ये कहा कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट मतलब चूंकि आर्टिकल 341 के अंतर्गत प्रेसिडेंट के पास पावर है, तो और इसके अलावा जो शेड्यूल्ड कास्ट हैं ये सिंगल होमोजीनस क्लास है, ये भी कहा गया था कि ये सिंगल होमोजीनस क्लास है एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स आर नॉट कॉम्पिटेंट टू टिंकर विद दिस लिस्ट, ठीक है ना। अब ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, जिस जजमेंट बता दिया उसका अपोज भी बता दिया मैंने। अब आप एक दिमाग में आपका सवाल आएगा कि सर एक बात बताइए, क्या अब ये हो गया है कि क्या स्टेट गवर्नमेंट्स लिस्ट में ऐड कर सकते हैं या नहीं? ये याद रखिएगा, ये पावर अभी भी प्रेसिडेंट के पास ही रहेगी। आर्टिकल 341 को वॉयलेट किए बिना सब कैटेगराइज करना है। जैसे मैंने जब आपको एग्जाम्पल दिया था मध्य प्रदेश का भी, तो मैंने ये बोला था कि सपोज करो 10 ऑलरेडी हैं, तो उन्हीं 10 को सब कैटेगराइज कर सकता है। ये नहीं कि 11, 12, 13, 14 स्टेट खुद से भी जोड़ दे और अब सब कैटेगराइज कर दे, ऐसा नहीं कर सकता। करना उसको उसी लिस्ट में पड़ेगा जो प्रेसिडेंशियल लिस्ट ऑलरेडी है, जो आर्टिकल 341 के अंदर जिनको शेड्यूल्ड कास्ट डिक्लेयर किया गया है बाय द पार्लियामेंट और बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। सुप्रीम कोर्ट ने रिविजिट क्यों किया? क्योंकि भाई बीच बीच में बहुत सारे स्टेट्स थे जो अलग अलग बिल लेकर के आ रहे थे, लेकिन हर बार वो ईवी चिन्नैया केस के कारण मतलब वो नल एंड वॉइड हो जाता था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाता था। तो अब यहाँ पे फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं भाई, इसको रिविजिट करने की जरूरत है, और ये उन्होंने एक्सेप्ट किया कि जो 2004 का जजमेंट था दैट वाज अ रॉन्ग जजमेंट, है ना। अभी उन्होंने ये 2-3 चीजें क्लियर की हैं कि सब कैटेगराइजेशन जो होगा, सब क्लासिफिकेशन, इट इज परमिसिबल बट इट शुड बी ऑन इंटेलिजिबल डिफरेंस। इंटेलिजिबल डिफरेंसिया मतलब कि क्लियर कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए कि एक ग्रुप दूसरे ग्रुप से डिफरेंट क्यों है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सेम टाइप को आपने अलग अलग रिजर्वेशन दे रखा है, ठीक है ना। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जो सब कैटेगराइजेशन होगा इट विल बी सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, इस पे जुडिशियल रिव्यू लागू रहेगा एंड स्टेट शुड बी एबल टू जस्टिफाई इट यूजिंग एम्पेरिकल डेटा, और स्टेट के पास एम्पेरिकल डेटा भी होना चाहिए इसको जस्टिफाई करने के लिए। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, आपको याद रखना है। नाउ सीजेआई ने ये भी कहा, सुप्रीम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ये भी कहा कि सब क्लासिफिकेशन विल नॉट इन एनी वे अमाउंट टू टिंकरिंग विद द प्रेसिडेंशियल लिस्ट। जो मैंने आपको बताया कि प्रेसिडेंशियल लिस्ट के साथ टिंकर नहीं कर सकते, है ना, याद रखिएगा। एंड इट शुड नॉट वायलेट आर्टिकल 341, क्योंकि आर्टिकल 341 पावर देता है टू नोटिफाई द शेड्यूल्ड कास्ट एक्सक्लूसिवली टू द प्रेसिडेंट, है ना। प्रेसिडेंट के पास है ये पावर, एक्सक्लूसिव पावर है उसकी, ठीक है ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज, आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। ये आर्टिकल था, आई होप मैं इसको समझा पाने में सफल रहा हूं और आपको समझ में भी आ गया होगा। आगे मूव करते हैं। तो दोयन ऑफ द डांस यामिनी कृष्णमूर्ति पासेस अवे। तो यामिनी कृष्णमूर्ति शी वाज अ वेरी वंडरफुल भरतनाट्यम dancer and she has passed away, so it gives us an opportunity to revisit some facts regarding the भरतनाट्यम के बारे में थोड़ा से मैं आपको फैक्ट बता दूं तो ये एक टेम्पल आर्ट फॉर्म के रूप में डेवलप हुआ। इसको हम सादिर या दासी अट्टम भी कहते हैं, ठीक है ना। इट इज ऑल्सो नोन एज सादिर और दासी अट्टम। तो ये फर्स्ट इंडियन क्लासिकल डांस है जिसको कि थिएटर आर्ट में विच बिकेम अ थिएटर आर्ट एंड इट गॉट ग्लोबल रिकॉग्निशन एंड इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स आउटलाइंड इन द नाट्य शास्त्र। भारत मुनि का जो नाट्य शास्त्र है उसी के प्रिंसिपल्स हैं, है ना। एंड द रेपेचुआ इंक्लूड्स सॉन्ग इन तेलुगु, तमिल एंड संस्कृत। द मॉडर्न फॉर्मेट एंड म्यूजिक इज डेवलप्ड बाय द तंजोर क्वार्टेट। इसमें दो चीजें होती है कि नृत्य यानी जो होता है एब्स्ट्रैक्ट डांस होता है,
है। नृत्य जो होता है वो अब्स्ट्रैक्ट डांस होता है, नृत्य जो होता है वो नैरेटिव डांस होता है। नृत्य मतलब कि आप मतलब कि डांसिंग मूव्स जो होते हैं वो आप कर रहे हैं, लेकिन नृत्य में आप कोई नरेशन कर रहे होते हैं, कोई स्टोरी बता रहे होते हैं, ठीक है ना। और नृत्य इज एब्स्ट्रैक्ट डांसिंग, ठीक है ना, फेशियल एक्सप्रेशंस के थ्रू भी हो सकता है वो, एंड नृत्य इज एक्चुअली नैरेटिव डांसिंग, ठीक है ना। थीम्स जो है भरतनाट्यम की वो लव यानी श्रृंगार और डिवोशन यानी कि भक्ति पे है। कार्नेटिक म्यूजिक है, मृदंग इसमें यूज होता है, फ्लूट यूज होता है, वायलिन यूज होता है, वीणा यूज होता है। इसके अलावा इसमें एक डांस टीचर भी रहता है जिसको डांस डायरेक्शंस जो देता रहता है डांस के टाइम, उसको नट्टू वानर बोलते हैं। नट्टू वनार या नट्टू वानर जो भी आपको पढ़ना है, डांस डायरेक्शंस देने के लिए डांस टीचर होते हैं, बीच में जो डांस के बीच में देते रहते हैं, ठीक है ना। अगली जो न्यूज़ है वो है आफ्टर 61 ईयर्स 4 रिंग्ड बटरफ्लाई रीसर्फेसेस इन इंडिया। तो 4 रिंग्ड बटरफ्लाई जो है विच बिलोंग्स टू द फैमिली विद मोस्ट मेंबर्स इन चाइना, इसके सबसे तक मेंबर्स जो हैं 4 रिंग्ड बटरफ्लाई के कहाँ पे हैं, वो चाइना में है। इसके अलावा और कौन सी कंट्रीज है जहाँ पर ये हैं, तो ये म्यांमार में भी आपको देखने को मिल जाएगा, भूटान नेपाल में भी आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन सबसे ज़्यादा मेंबर इसके आपके चाइना में है। लास्ट ईयर रिपोर्ट जब लास्ट टाइम ये मिली थी तो 1957 था आई थिंक, है ना, 1957 के आसपास मिली थी, इसीलिए लिखा गया है कि 61 ईयर्स के बाद ये 1954 था शायद, 1954 था जब नहीं देखो यहाँ लिखा है लास्ट रिपोर्टेड इन 1957 ओनली। तो असम में तब ये मिली थी 1957 में, तो अब बहुत सालों के बाद लगभग 70 73 74 सालों के बाद ये जाकर के मिला है। और इस बार कहाँ मिला है, नामदाफा। नामदाफा कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में, आप सबको पता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड नामदाफा आप याद भी रखना, इट इज़ इंडियाज ईस्टर्न मोस्ट टाइगर रिजर्व विच बॉर्डर्स म्यांमार। ईस्टर्न मोस्ट टाइगर रिजर्व है हमारा, बॉर्डर करता है ये म्यांमार को, नामदाफा। और ये याद रखिएगा कि जो 4 रिंग्ड बटरफ्लाई है ये आपको नेपाल, भूटान, म्यांमार में भी मिलेगी, चाइना में सबसे ज़्यादा मिलेंगे। डल ब्राउन ग्रे विंग्स होते हैं एंड 3 येलो रिंग्ड सिंगल आई स्पॉट्स होते हैं हिंड विंग्स में, पीछे वाले पंख में, और एक लार्ज वो होता है, रिंग होती है आगे वाले पंख में। तो याद रखिएगा। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो यहाँ तो ऐसी कोई खास न्यूज़ नहीं, यहाँ पे है इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री नॉट सून फॉर सिलेरू हाइडल प्रोजेक्ट। तो अब ये बस एज इट इज़ आप याद करिएगा, इसको नाम याद रख लीजिए, लिख लीजिए। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने अप्रूवल दिया है किसके लिए, सिलेरू हाइडल प्रोजेक्ट के लिए। ये कहाँ पर है, अपर सिलेरू प्रोजेक्ट है जो कि अल्लूरी सीताराम राजू डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में आएगा। अल्लूरी सीताराम राजू डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में। तो आंध्र प्रदेश के तो समय मजे ही मजे हैं, है ना, तेलुगु देशम पार्टी के कारण। तो याद रखिएगा। गांधी किंग फाउंडेशन प्लान रन्स इनटू हर्डल्स एज एफसीआरए होल्ड ऑफ फंडिंग। अब देखो ये आर्टिकल में एक्चुअली एमई और एमएचए के बीच में जो टसल होती है, एमएचए यानी कि मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स और एमईए यानी कि मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। तो एमएचए जो है एक्चुअली वो बॉडी है रिस्पॉन्सिबल फॉर द एफसीआरए की फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट जो है उसको रेगुलेट करती है, मतलब फॉरेन से कितना कंट्रीब्यूशन मिल रहा है वो एमएचए ही रेगुलेट करती है, ठीक है। अब ये जो गांधी किंग डेवलपमेंट फाउंडेशन है ये इंडिया और यूएसए के रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए था, है ना। जब डोनाल्ड ट्रंप आए थे 2016-17 के आसपास, तब इसको अनाउंस किया गया था कि भैया हम एक मतलब गांधी किंग डेवलपमेंट फाउंडेशन बनाएंगे, ठीक है ना। उसमें 3 चीज़ें बनाने के लिए कही गई थी, जिसमें एक एक्सचेंज प्रोग्राम फॉर 20 स्कॉलर्स पहला था जो यूएसए में होगा, ठीक है ना। इसके अलावा एक ग्लोबल एकेडमी बोला था सेटअप की जाएगी बाय द यूएस इंस्टीट्यूट ऑफ पीस वॉशिंगटन में, तो वो 2 थी। और ये तीसरा जो था कि गांधी किंग डेवलपमेंट फाउंडेशन जो था वो इंडिया में बनेगा। तो उसी में सबसे कम प्रोग्रेस है, क्यों, क्योंकि एफसीआरए जो है इसमें पैसा कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है इसको बहुत सारा को अप्रूवल नहीं दे पाता, बहुत जल्दी को नहीं देता है। तो एक ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो इंडिया और यूएसए के बीच में, और ये रिलेशनशिप के लिए भी आप याद रख सकते हैं कि देखो आप इंडिया और यूएसए के बीच के रिलेशनशिप को कैसे इम्पैक्ट कर रहा है। कई बार एमईए की बहुत सारी चीज़ें हैं जो मतलब एमईए को बहुत सारी शिकायतें भी की गई हैं बहुत सारी कंट्रीज़ के द्वारा कि भाई आप क्लियरेंस ही नहीं देते हैं, आपके यहाँ एफसीआरए क्लियरेंस ही नहीं मिलता, हम एनजीओज़ को फंडिंग नहीं दे पाते, बहुत सारी फंडिंग है जिनको रजिस्ट्रेशन नहीं मिल पाता इंडिया में। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आती रहती है और ये आगे जाके रिलेशनशिप को कहीं ना कहीं खराब करती हैं। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग ऑल दिस। नाउ लेट्स सी द मैप ऑफ द डे, जिसमें फ्रांस आपको बताना था। ऊपर आपको पेरिस दिख रहा होगा। अब ये इस मैप में एक क्वेश्चन तो देखो बन सकता है कि कैपिटल्स आपको दे देंगे और नॉर्थ टू साउथ अरेंज करने के लिए। जैसे अगर आप देखें लंदन ऊपर है, फिर बेल्जियम है, फिर पेरिस है, फिर आपका स्विट्जरलैंड है। और यही आपको 4 कंट्रीज का दे दे कि लंदन और ब्रुसेल्स, बेल्जियम की कैपिटल जो है ब्रुसेल्स, देन पेरिस यानी कि फ्रांस की कैपिटल, और स्विट्जरलैंड की कैपिटल बर्न
लियोन, है ना, कैपिटल्स दे दे, उसको अरेंज करवा दे। या फिर जो इंपॉर्टेंट सिटीज़ जैसे लंदन, पेरिस और इटली का कोई उठा लेगा तो उसको नॉर्थ टू साउथ अरेंज करवा लेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं बॉर्डरिंग कंट्रीज देख लीजिए फ्रांस की, तो एक तो बेल्जियम आपको दिख रही है, देन लग्जमबर्ग आपको दिख रही है, जर्मनी आपको दिख रही है, स्विट्जरलैंड आपको दिख रही है, इटली आपको दिख रही है, स्पेन आपको दिख रही है, एंडोरा आपको दिख रहा है। ठीक है, तो दीज आर द कंट्रीज विच आर बॉर्डरिंग योर फ्रांस, याद रखिएगा। उसके अलावा कुछ वाटर बॉडीज है जैसे गल्फ ऑफ लियोन आपको नीचे दिख रहा होगा मेडिटेरेनियन की तरफ जो है, ठीक है ना। इसके अलावा बे ऑफ बिस्के आपको दिख रहा होगा ऑन द वेस्टर्न साइड। देन आपको इंग्लिश चैनल दिख रहा होगा, इंग्लिश चैनल बिटवीन फ्रांस एंड यूनाइटेड किंगडम, है ना। एंड इसके अलावा आपको यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ डोवर भी दिख रहा होगा। स्ट्रेट ऑफ डोवर नॉर्थ सी और इंग्लिश चैनल के बीच में है, नॉर्थ सी और इंग्लिश चैनल के बीच में है। तो ये सारी चीज़ें जो है आप याद रख सकते हैं। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग ऑल दिस। ये मैप आप ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे इसके कुछ हम फिजिकल फीचर्स देख लेते हैं, जैसे कि एक तो स्पेन के बॉर्डर में पिरेनीज माउंटेन्स हैं आपको, स्पेन के बॉर्डर में फ्रांस के बीच में ही मैसिव सेंट्रल भी है, और बरगंडी भी आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। देन आपको नॉर्मैंडी, ब्रिटनी, ये अलग अलग हिल्स हैं, नॉर्मैंडी हिल्स हैं, जूरा माउंटेन्स है, वोस्जिस माउंटेन है, देखो वोस्जिस ये ब्लॉक माउंटेन है ना, ये वोस्जिस भी है जो ये ब्लॉक माउंटेन्स हैं, जूरा माउंटेन्स आर देयर। देन एल्प्स भी हैं यहाँ पे, प्रोविंस भी है। ऑल दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फिजिकल फीचर्स ऑफ फ्रांस। तो ये आप याद रखिएगा। दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।